students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज आपके लिए मैं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को ले रहा हूं, आपसे रूबरू होने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फैक्टर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी यदि मेंटेन हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी यदि मेंटेन हो गई है तो उस प्रेगनेंसी को यदि डिसॉल्व करना बहुत आवश्यक हो गया है माँ के जीवन को बचाने के लिए, या उस विकृत जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड फीटस जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, जिसके बारे में एमनियोसेंटेसिस से पता कर लिया गया है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी के द्वारा जानकारी मिल चुकी है कि जो गर्भ में फीटस डेवलप कर रहा है वो डिसऑर्डर्ड है, वो जेनेटिकली डिसऑर्डर है या फिजिकली डिसऑर्डर है, जिसके जन्म के बाद उसका जीवन से भी बदतर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जरूरत पड़ जाती है कि उस प्रेगनेंसी को डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन मदर के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, साइड इफेक्ट को सेव करते हुए इस प्रेगनेंसी को कराना वो मेडिकल गाइडेंस में होना आवश्यक होता है। इसलिए मेडिकल गाइडेंस को मेंटेन करते हुए, उस फीमेल के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो टर्मिनेशन एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, उसे ही MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन हमारे NCERT के लैंग्वेज में वह चीज़ किस प्रकार से डिफाइन की गई है, जिसे नीट के लेवल पर लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए ये चीज़ जरूरी है कि हम इसे NCERT के लैंग्वेज में ही इसे हम समझें। ठीक है, आइए देखते हैं कि MTP क्या है। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। NCERT कहती है, खुद ही क्वेश्चन कर रही है या वो आंसर भी दे रही है कि व्हाट इज MTP। तो आंसर दिया जा रहा है NCERT में ही, जिसे मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। यस, ध्यान से सुनिए। MTP इज इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ठीक है, इंटेंशनल माने MTP कराने की पूरा मन बना हो, मूड हो, यानी स्वेच्छा हो। इंटेंशनल यानी जो काम किया जा रहा है वो प्रेगनेंसी को डिसॉल्व करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। इंटेंशनल और वॉलंटरी या स्वेच्छा से, कोई भी फीमेल स्वेच्छा से भी प्रेगनेंसी को डिसॉल्व करा सकती है। मोरओवर फॉरेन कंट्री में ऐसा है। इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि जनरल में भी आप नहीं करा सकते। यदि माँ के जीवन से संबंधित मामला नहीं है या फीटस विकृत पूर्ण नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इंडियन फीमेल MTP की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए यहाँ पे शब्द कहा गया है इंटेंशनल, माने प्रेगनेंसी डिसॉल्व कराने का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं MTP का, उसमें पेशेंट की क्या हो, इंटेंशन हो कि प्रेगनेंसी डिसॉल्व कराना है, या वॉलंटरी या स्वेच्छा से वो डिसॉल्व करा सकती है। तो स्वेच्छा वाली बातें हमारे इंडिया में कम लागू होती हैं, इंटेंशन लागू होता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म क्या है, जो गेस्टेशन पीरियड है 9 महीने का या 285 ±5 डेज का, जो फीमेल के लिए गेस्टेशन पीरियड दिया गया है, उस गेस्टेशन पीरियड से पहले ही उस फीटस को वुम्ब से, अट्रस से बाहर निकालना मेडिकल गाइडेंस में रहते हुए वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, वो जो है MTP कहलाता है। NCERT में ही इसी के साथ साथ एक और भी फैक्टर दिया गया है, MTP इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन, प्रेरक गर्भपात, यानी प्रेरणा से या अपने आप से नेचुरली गर्भपात न हो, बल्कि मेडिकली इंड्यूसमेंट, मेडिसिन के हेल्प से, सर्जिकल सपोर्ट से
उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेना भी क्या कहलाता है, वो एमटीपी ही कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन किया जा रहा है एनसीईआरटी में ही, व्हाई एमटीपी क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है। अब अभी तक हमने जिन प्रश्नों का पर हम लोगों ने चर्चा किया, इसके बारे में बताया, वो सारी चीजें यहां भी दी गई हैं। एमटीपी ऑब्वियसली सामान्यतः और आवश्यक रूप से दो दशाओं में किया जाता है। सामान्य दशा में भी कराया जाता है और विशेष रूप से भी कराया जाता है। तो ऑब्वियसली माने सामान्यतः कब कराया जाता है, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनापेक्षित वह गर्भ जो कपल के लिए आवश्यक नहीं है, अनवांटेड है, समाज जिसको सैंक्शन नहीं करेगा, सोसाइटी जिसको सैंक्शन नहीं करेगी, जिसकी अनुमति नहीं दे रही है, समाज जिसकी अनुमति नहीं दे रही, परिवार जिस प्रेगनेंसी के लिए परमिशन नहीं दे रहा है, वो कपल भी स्वयं जिस प्रेगनेंसी को परमिट नहीं कर पा रहे हैं, मान्यता नहीं दे पा रहे हैं, यानी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को सामान्यतः क्या करना, गेट रीड ऑफ, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना, यानी उसको बाहर निकाल देना। ईदर या तो ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, किस किस दशा में, जो भी बात किया उसी पर, कैसी अनवांटेड, किस कंडीशन में प्रेगनेंसी अनवांटेड हो जाती है। पहली कंडीशन है ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी आकस्मिक रूप से लैंगिक क्रिया हुई और उसमें जो है प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, जरूरत नहीं है लेकिन मेंटेन हो गई, तो अनवांटेड हो गई। या फेलोर ऑफ द कंट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस के ड्यूरिंग जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय जो हमने कंट्रासेप्टिव यूज किया वह फेल हो गया, फेल होने की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, तो भी ऐसी प्रेगनेंसी अनवांटेड कही जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, और रेप्स, या जो बलात्कार होते हैं, बलात्कार के में भी जो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है वो अनवांटेड होती है। तो ऐसी तीन दशाओं में जो प्रेगनेंसी को एमटीपी कराया जाता है वो ऑब्वियसली होता है, वो सामान्य होता है, लेकिन कुछ दशाओं में एमटीपी परम आवश्यक हो जाता है। वो कौन है, इन सर्टेन केसेस, ऐसी परिस्थितियां वेयर, जहां पहला कंडीशन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, जहां पर ऐसे गर्भ का जारी रखा रहना, यानी पूरे गेस्टेशन पीरियड तक उसको जारी रखे रहना, उसको डेवलप करने का अवसर प्रदान करना, जहां नुकसानदेह हो सकता है, किसके लिए, उस बच्चे के लिए भी, विशेष करके मां के लिए। तो ऐसी प्रेगनेंसी को डिसॉल्व करना वो इसेंशियल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, इवन इसके अलावा भी जहां पर फेटल, जहां पर प्रेगनेंसी मृत्युकारक हो, मृत्युकारक हो, किसके लिए, टू मदर, मां के जीवन का जोखिम जिसमें छिपा हुआ है, या मां या बच्चे दोनों के जीवन का जोखिम छिपा हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी इसेंशियली अपरिहार्य, अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी कराना वो लीगलाइज है। ठीक है, अब अगला कंडीशन दे रहा है, अगली कंडीशन हमें जानना है कि नंबर ऑफ एमटीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड पर ईयर, प्रति वर्ष ये जो एमटीपी कराया जा रहा है उस एमटीपी का क्या परसेंटेज है, इसी जो है एक रिपोर्ट, एक डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि 40 से 50% जो पूरे विश्व में प्रेगनेंसी गर्भाधान होता है, उस पूरे गर्भाधान का प्रतिवर्ष 40 से 50% एमटीपी करा ही दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन, और यह जो 40 से 50% है, ये मान के चलिए लगभग टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 होता है। जितने गर्भाधान होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से हर 5 प्रेगनेंसी पर एक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसका एमटीपी करा दिया जाता है। ये डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ गूगल से जब मैंने हेल्प लिया
तो मिला कि कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, एमटीपी की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे और भी जानना हमारे लिए जरूरी है। उसमें पहली बात है लीगलिटी, यानी वैधानिकता। ठीक है, तो वैधानिकता क्या है? वैधानिकता में मोबाइल को आप कर दीजिए, बाहर ले जाके दे दीजिए और डिस्टर्ब ना हो। हाँ बेटा, थोड़ा सा मोबाइल पड़ी हुई थी जिसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो लीगलिटी, वैधानिकता, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। 1971 में भारत सरकार ने इन दशाओं में एमटीपी का कराया जाना, इसे वैधानिकता प्रदान कर दिया, अर्थात इसे कानूनी बल प्रदान कर दिया कि ऐसी दशाओं में कोई भी दंपत, कोई भी महिला गर्भाधान करा सकती है या प्रेगनेंसी वो गर्भपात करा सकती है, एमटीपी करा सकती है। ठीक है, लेकिन ये एमटीपी सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इस एमटीपी, अगर ये जो दशाएं हैं, अगर इस दशाओं में एमटीपी कराया जा रहा है तब तो लीगल है, अदरवाइज अगर ये दशाएं नहीं हैं, ऐसी कंडीशन में भी अगर एमटीपी कराया गया तो क्या हो जाएगा? वो एमटीपी का मिसयूज माना जाएगा। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस यही हैं, केवल इन्हीं दशाओं में कोई भी कपल या कोई भी फीमेल एमटीपी के लिए परमिटेड है। मेथड क्या होते हैं एमटीपी में यूज करने के लिए? मेडिकल मेथड दो होते हैं। एक तो मेडिसिन की सहायता से, अगर 3 मंथ के अंदर है तो कुछ ऐसी दवाएं आती हैं मेडिकल में। आजकल तो मेडिकल पर एमटीपी नाम का एक किट ही मिलता है, उस एमटीपी को यूज करके 3 दिन यूज करना रहता है, उसके द्वारा क्या होता है? प्रेगनेंसी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये क्या होता है? ये मेडिकल एबॉर्शन कहलाता है, बाय यूजिंग मेडिकेशंस यानी मेडिसिन के द्वारा। तीसरा क्या होता है? सर्जिकल एबॉर्शन, यानी शल्य क्रिया के द्वारा गर्भपात करा देना, जो बाई एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन क्या होता है? फीमेल को पहले एनेस्थीसिया दी जाती है, इसके बाद कुछ डिवाइसेस के सहायता से जो सर्विक्स का डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, जो सर्विक्स का जो माउथ होता है उसको ओपन किया जाता है, रिलीज किया जाता है, खोला जाता है। इसके बाद एक कार्ड, एक नली को अंदर डाला जाता है और उसको सक्शन पाइप से कनेक्ट किया जाता है और सक्शन प्रेशर से जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है यूट्रस के अंदर, उसको सक्शन प्रेशर के द्वारा उसको बाहर खींच दिया जाता है। तो ये एस्पिरेशन कहलाता है, मेडिकल एस्पिरेशन। क्या होता है? अब तक जितने इसके सर्जिकल एबॉर्शन के जो भी विधियां हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड और सेफ ये विधि होती है। हाँ, ज्यादा 12 वीक से अगर ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है तो वो क्या होती है? वो मदर के हेल्थ पर थोड़ा सा, यूट्रस पर वो साइड इफेक्ट डालती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी कुशल अनुभवी डॉक्टर के द्वारा इसको कराया जाना जरूरी होता है। टाइमिंग क्या है? यानी हम एमटीपी को कब करा सकते हैं? तो टाइमिंग में सेफ और रिस्की दोनों कंडीशन दिया गया है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर तक, पहले तिमाही के अंदर, यानी 12 हफ्ते के अंदर अगर एमटीपी करा दिया जाता है तो वो मोर ओवर सेफ होता है फीमेल के लिए, मदर के लिए। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 24 हफ्ते में कराया जाता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, और यह रिस्की जो है सर्जिकल मेथड के द्वारा किया जाता है विथ एक्सपर्ट हेल्थ प्रोवाइडर के द्वारा इसको किया जाना चाहिए, इस चीज को प्रिफर किया जाना चाहिए। अगर एमटीपी हो गया तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं? तो एमटीपी के बाद फीमेल में ब्लीडिंग का इशू आ सकता है, इन्फेक्शन का इशू आ सकता है और इनकम्प्लीट एबॉर्शन का इशू आ सकता है। कहा गया है ना एक्सपर्ट क्यों के लिए? क्योंकि एक बार टिश्यू अगर सब बाहर आ जाए तो कंप्लीट एबॉर्शन हो जाना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा, वो टिश्यू वहां पड़ा रहेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, ब्लीडिंग बढ़ेगी और माँ के लिए जो है वो असुविधापूर्ण परेशानी का कारण बन जाएगी। इसलिए रिस्की नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन से आते हैं साइड इफेक्ट्स, इसके क्या होते हैं एमटीपी के? तो एमटीपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं
इन मेडिकल एबॉर्शन, जब मेडिकल के द्वारा सर्जिकल एबॉर्शन कराया जाता है तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। उसमें क्या होता है, अल्ट्रस में क्रैम्पिंग होती है, ऐंठन होती है, पीड़ा होती है, ब्लीडिंग होता है और मिसकैरेज माने गर्भपात की समस्या आगे भी बनी रह सकती है। अगर वो एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं किया गया तो अगले जो गर्भ बनेंगे वो गर्भ क्या करेंगे, वो नहीं, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, मिसकैरेज गर्भपात होता रहेगा। ये साइड इफेक्ट्स कुछ में आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। रिकवरी इसकी कब होती है, एमटीपी के बाद जो है वो मदर जो है फुल्ली हेल्दी कब हो सकती है, तो इसके लिए मदर के हेल्थ पे डिपेंड करता है। मदर का हेल्थ अगर सही है, एज सही है, और ऐसे कंडीशन में यह लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है या बहुत कम अवधि का भी हो सकता है। ये जो है रिकवरी के लिए है। कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं जिसे एमटीपी के दौरान अपनाया जाना चाहिए, ये भी हमें जानना आवश्यक है। पहला कंसिडरेशन क्या है कि कंसल्टेशन, परामर्श किसका, विथ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के परमिशन से ही एमटीपी कराई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यह जो कंडीशन दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, कहाँ दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कंडीशन ये दिया है ना, और फेलोर कितना हो गया, और रिस्ट्रिक्शंस दिया गया था ना, ये सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। लीगलिटी में स्ट्रिक्ट जो कंडीशन दिया गया है, स्ट्रिक्ट कंडीशन में ये भी है क्या, कंसल्टेंट की रिपोर्ट होनी चाहिए। इन केस अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी एमटीपी कराया जा रहा है तो यहां पर एक एक्सपर्ट के परमिशन की आवश्यकता होती है, और यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी कराई जा रही है तो वहां पर 2 एक्सपर्ट्स मेडिकल प्रैक्टिशनर, एथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एमटीपी करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। वो लीगली क्या है, अगर अन्य दशाओं में वो लीगली बैन है। तीसरी कंडीशन है कंसेंट, अनुमति भी होनी चाहिए। किसकी, पेशेंट की अनुमति होनी चाहिए। अगर पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी को डिसॉल्व नहीं कराना चाहता तो कोई भी डॉक्टर, भले ही उससे नुकसान हो, भले ही कुछ हो, वो एमटीपी नहीं करा सकते, वो नहीं कर सकते। परमिशन के बावजूद भी अगर पेशेंट नहीं चाह रहा है, मदर नहीं चाह रही, मदर का अनुमति नहीं है, तो एमटीपी कराना वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनल एंड वॉलंटरी 2 शब्द प्रयोग किया गया है यही के लिए। अगर पेशेंट का इंटेंशन नहीं है, पेशेंट का इच्छा नहीं है, तो हम इनके एक्सपर्ट्स के परमिशन के बावजूद भी एमटीपी को नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद अगली कंडीशन है पोस्ट प्रोसीजरल केयर। एमटीपी के दौरान, एमटीपी के बाद जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या होने चाहिए, पेशेंट को फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स विथ एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जिस पेशेंट ने एमटीपी कराया है उसके लिए जरूरी होता है कि वो लगातार जब तक वो फुल्ली रिकवर नहीं हो जाती है, क्योर नहीं हो जाती है, उसे एक एक्सपर्ट हेल्थ केयर डॉक्टर यानी एक एक्सपर्ट डॉक्टर के संपर्क में बने रहना चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं जिससे वो समय समय पे दूर होती रहे और जल्दी से जल्दी क्विक पीरियड में क्या हो जाए, वो रिकवर कर जाए। अगली कंडीशन है इंश्योर कंप्लीट टर्मिनेशन। पेशेंट का राइट है कि वो एक्सपर्ट्स का परमिशन हो, परमिशन के साथ साथ वो उसे जो इस चीज का इंश्योर कर लिया जाना चाहिए, वो फीमेल, वह मदर मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा यह एश्योर कर ले कि हाँ कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है कि नहीं हुआ है। इसलिए इंश्योरेंस आवश्यक है। और साथ ही साथ एड्रेसिंग अबाउट एनी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, यानी पेशेंट को अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को क्या करना चाहिए, अगर कोई परेशानी आ रही है एमटीपी के बाद तो उसे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को बराबर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे डॉक्टर उस कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करके उसे क्विक टाइम में एक गुड हेल्थ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट
मैंने एनसीईआरटी में तो नहीं पाया, हो सकता है किसी लाइन में छिपा मेरी निगाह न पड़ी हो, लेकिन मैंने ओवरऑल स्टडी के दौरान पाया कि एमटीपी के लिए हमारा भारत, हमारे भारत की जनता एमटीपी कराने वाले हर कपल से, हर फीमेल से एक अपील, एक याचना, एक निवेदन करती है कि एमटीपी कराने वाले पेशेंट महोदय कृपया ध्यान दें, एमटीपी एंड एमनियोसेंटेसिस दोनों के लिए, एमटीपी एंड एमनियोसेंटेसिस माने गर्भपात कराना और विल्व उल्वेधन यानी एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा उस में डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के सेक्स के डिटरमाइन करने के बाद, उसके जेनेटिक स्टेटस को जानने के बाद, यदि वो इस कंडीशन में आ रहा है, वो इस कंडीशन में आ रहा है, तब तो एमनियोसेंटेसिस भी करा लीजिए, एमटीपी भी करा लीजिए। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इट शुड बी अवॉइडेड। एमटीपी मत कराइए, एमटीपी का मिसयूज मत कीजिए, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज मत कीजिए। केवल सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद कन्या का भ्रूण हत्या करने के लिए, एम्ब्रियोसाइड करवाने के लिए, किसी भी कन्या का भ्रूण हत्या करने के लिए न तो एमनियोसेंटेसिस कराइए, न तो एमटीपी कराइए। जब तक यह एमटीपी या एमनियोसेंटेसिस मां के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक न हो, या जब तक कि वह भ्रूण किसी आनुवंशिक विकृति से ग्रसित न हो, तब तक कोई भी दंपत, कोई भी कपल, कोई भी फीमेल एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी को अवॉइड करें, इसको न करें। और डॉक्टर से भी अपील है कि डॉक्टर महोदय कृपया आप अच्छी तरह चेकिंग कीजिए। जब ये दशाएं उपस्थित हों, इन्हीं दशाओं में ही जो लीगलिटी के समय इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही आप किसी को एमटीपी के लिए फॉलो कीजिए। थोड़े से धन के लोलुपता की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से अपने ईमान से आप मत हटिए और किसी को दुनिया में आने से मत रोकिए। आपको भी जीने का अधिकार है, उसे भी जीने का अधिकार है। यदि आप ऐसे भ्रूण से बचना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप क्वाइटस से भी अवॉइड रहें, कंट्रासेप्टिव का बेटर यूज करें, अदरवाइज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से करें, अदरवाइज डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को यूज करते हुए आप एम्ब्रियो को ही अस्तित्व में आने से रोकें। और अगर आ गया तो जब तक ये चीजें आवश्यक नहीं हैं, आप इस सब को फॉलो मत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इन सब के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर नोट बनाइए और तैयारी कीजिए। थैंक्स बेटा। ओके, थैंक यू।